चीन में कोरोना विस्फोट के बाद पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मामले उच्च स्तरीय बैठक लेकर सभी राज्यों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए देश में केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर आज बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। मीटिंग के बाद नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल ने लोगों से भीड़भाड़ में मास्क लगाने की सिफारिश की है। यह गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यह खुराक लेना सभी के लिए कंपलसरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेंद्र भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम स्कैनिंग के लिए भेजें ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती है। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। कोरोना काल के बाद विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाने की एप्लीकेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद पासपोर्ट ऑफिस द्वारा की जा रही है। 4 शनिवार दिसंबर में 3 तारीख, 10 तारीख, 17 और 24 सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलेंगे। तो हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो खोले जा रहे हैं शनिवार को छुट्टी के दिन, और उसमें हम स्पेशल ड्राइव में अपॉइंटमेंट रिलीज कर रहे हैं ताकि लोग अपॉइंटमेंट ले सकें। उसमें तत्काल के अपॉइंटमेंट भी हैं और नॉर्मल के भी हैं, तो लोग अपने अपॉइंटमेंट लेकर और अपना प्रोसेस करवा सकते हैं, उनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए। हमारा यही उद्देश्य है। हम अगर पिछले साल का देखें 2021 में लगभग 4,23,000 पासपोर्ट और पीसीसी हमने इशू किए थे, और इस साल अभी तक हम लगभग 5,80,000 कर चुके हैं। तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है काफ़ी, तो हमने देखा ही है। जितने आवेदन हमारे पास आते हैं उसमें से 90% के आसपास तो लगभग सेम डे ग्रांट हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में होते हैं और वो 4-5 दिन के बाद ग्रांट हो जाते हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो हमारे जो 95% के आसपास जो पासपोर्ट आवेदन होते हैं वो 7 दिन के अंदर ग्रांट हो जाते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स केस वाले होते हैं, 2 से 3% केसेस जो कि जिनमें टाइम लगता है। डेट ऑफ बर्थ चेंज के केसेस हैं, प्लेस ऑफ बर्थ चेंज वाले केसेस हैं, एडॉप्शन के केसेस हैं, जिनमें क्रिमिनल केस पेंडिंग है, ऐसे केसेस हैं। उनमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी वेरिफिकेशन करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करनी है। अदरवाइज जितना भी होता है मतलब 95% के आसपास केसेस विद इन अ वीक ग्रांट हो जाते हैं। गुजरात की वडोदरा में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 वेरिएंट की पुष्टि की गई है। चीन में बढ़ रहे कोरोना केस को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार भी सचेत हो गई है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित रिव्यू बैठक में अहमदाबाद और वडोदरा में एक केस दर्ज होने की खबर सामने आई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की अध्यक्षता में आयोजित रिव्यू बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की गई। राज्य में ऑक्सीजन, दवाइयां, कोविड सेंटर जैसी सुविधाओं का रिव्यू किया गया। शहर और जिले में कोरोना से निपटने की किस तरह की तैयारियां हैं, बैठक में उस पर चर्चा की गई। इस बीच मिल रही जानकारी अनुसार सितंबर महीने में अमेरिका से वडोदरा आई बुजुर्ग महिला का कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसका जीनोम स्क्वेजिंग गांधीनगर में कराया गया था। जीनोम स्क्वेजिंग का परिणाम BF.7 आया है, जो फिलहाल चीन में कहर मचा रहा है। वहीं एक अन्य मामला अहमदाबाद के 16 इलाके में एक सप्ताह पहले दर्ज किया गया था, जिसकी जीनोम स्क्वेजिंग में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। તમામ નાગરિકો, તમામ લોકો તકેદારી રાખે એ ખૂબ જરૂરી છે। અત્યારે એક નવા વેરિયન્ટ BF.7 જે છે એ દેખાયા છે,
વડોદરા શહેરમાં 11/9 એક જે લેડી એ અમેરિકાથી આવ્યા હતા અને 18 તારીખે એમનું કોવિડ પોઝિટિવ થયું હતું. એનું જે સેમ્પલ છે એ સેમ્પલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે મોકલતા એ BF.7 જે છે એ વેરિયન્ટ મળ્યા છે, એમાં સિક્વન્સિંગમાં ખબર પડ્યા છે. એટલે તમામ લોકો અત્યારે જે છે હાલના જે નવા વેરિયન્ટના લીધે આપણે તમામ તકેદારીના પગલાં ભરીએ એ જરૂરી છે. આપણા જે પ્રમાણે વેક્સિનેશન થયા છે, જે પ્રમાણે લોકો વેક્સિનેશન લીધું છે એ ખરેખર એક રેકોર્ડ છે. કોઈને કંઈ ચિંતા કરવાનું જરૂરિયાત નથી, કોઈને કંઈ આમાં બહુ ગભરાવાનું જરૂરિયાત નથી, પરંતુ જરૂરી એ છે કે આપણે તકેદારી રાખીએ અને કોઈ પણ રીતે એ સંક્રમણ જે છે એ સંક્રમણ વધારે નહીં ફેલાવે, એટલા માટે આપણે તમામ લોકો તકેદારી લે. એ દર્દી અત્યારે એના આજુબાજુ કોઈ બીજા કેસ નથી, એ દર્દી અત્યારે સામાન્ય છે અને એ ઘેરે રહીને होम आइसोलेशन में साजा थया। गुजरात राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण 25 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया जाएगा। गुजरात का वडोदरा शहर और वडोदरा शहर के मध्य से गुजरता हुआ सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज, पूरे गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा को मिलने जा रहा है। वडोदरा ने 5 सालों तक काफ़ी कुछ सहा है इस ब्रिज निर्माण को लेकर, लेकिन अब आखिरकार ब्रिज बनकर तैयार है। 25 दिसंबर इस रविवार को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस ब्रिज का लोकार्पण कर रहे हैं और ब्रिज पर मैं फिलहाल खड़ी हूँ। ब्रिज का ये नज़ारा आप तक VNM के ज़रिए पहुँच रहा है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ आखिरी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। 25 दिसंबर में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और ऐसे में जो यहाँ के कामदार हैं, कर्मचारी हैं, लगातार दिन रात काम में जुटे हुए हैं। सड़क तो बनकर तैयार है, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और सड़क के दोनों किनारे प्लांटेशन हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में हमेशा ही पर्यावरण को तवज्जो दी जाती है। ब्रिज निर्माण में दोनों ओर यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लगातार यहाँ प्लांटेशन जारी है। कुछ ही दिनों में इस ब्रिज का लोकार्पण प्रस्तावित है और इससे पहले यहाँ सारी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ पौधे लगाने की कार्यवाही पिछले कई दिनों से जारी है। काफ़ी पौधे लगा दिए जा चुके हैं, जबकि और पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये पौधे हो सकता है बड़े हो जाएं और वडोदरा शहर को एक खूबसूरत और हरे भरे ब्रिज का तोहफा मिल सकता है। उसके साथ ही एक पेड़ ज़रूर हम दिखाना चाहेंगे जिसे शायद ब्रिज निर्माण के चलते ही काटा गया है। आप देख पा रहे हैं इसकी जो टहनियाँ है वो इस ब्रिज पर ही आ रही होगी और इसलिए इसे काटा गया है। कहीं प्लांटेशन हो रहा है तो ब्रिज के बीच में आ रहे पेड़ को काटा भी गया है। इस ब्रिज के निर्माण में सैकड़ों पेड़ों की बलि तो चढ़ी है और अब वो सैकड़ों पेड़ वडोदरा के पर्यावरण को हमें लौटाने हैं, कॉन्ट्रैक्टर को लौटाने हैं, कॉरपोरेशन को लौटाने हैं और वडोदरा शहर के लोगों को लौटाने हैं। वही कोशिश यहाँ कि पर्यावरण को जो नुकसान इस ब्रिज के निर्माण में हुआ है वो कुछ हद तक भरपाई हो सके। वडोदरा शहर को एक अद्भुत तोहफा मिलने जा रहा है और पूरे गुजरात का ये सबसे लंबा फ्लाईओवर बताया जा रहा है। गेंडा सर्कल से लेकर मनीषा चौकड़ी तक का जो सफ़र है वो कुछ ही मिनटों में अब तय हो जाएगा। ना ट्रैफिक की झंझट रहेगी ना कुछ और। मैं पर्यावरण की बात कर रही थी, आप देख पा रहे हैं यहाँ हज़ारों की संख्या में पेड़ लगा दिए गए हैं और उन पेड़ को पानी पहुँचाने के लिए टपक सिंचाई पद्धति की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं थ्रू आउट एक लाइन जारी है और यहीं से पानी टपक टपक के इन पौधों को पानी मिलता रहेगा, जिससे ये पनप सके और जल्द ही बड़े हो जाएं ताकि ये ब्रिज और भी खूबसूरत लगने लगे। टपक सिंचाई पद्धति एक अद्भुत पद्धति है जो कई जगह फसल लेने में किसान इस्तेमाल करते हैं और इसी पद्धति का यहाँ इस्तेमाल किया गया है।
गेंडा सर्कल से ये ब्रिज शुरू होता है जो मनीषा चौकड़ी पर पूरा होता है, यानी कि करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रन है। लेकिन अगर आपको बीच में उतरना है तो उसका प्रावधान भी किया गया है। सर्विस रोड अटैच किए गए हैं और वहाँ से नीचे उतरने की व्यवस्था है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो बोर्ड लगा है ये कह रहा है कि रावपुरा रेलवे स्टेशन और सर्किट हाउस अगर आपको जाना है तो इस ब्रिज से अटैच एक सर्विस रोड दिया गया है जहां से आप नीचे उतर सकते हैं और वहां से आप अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। यहां पर ये डाइवर्जन दिया गया है जो सीधा अंबेडकर सर्कल पर निकलता है, यानी कि आप वहां से नटूभाई सर्कल की ओर आगे बढ़ सकते हैं, वहां से आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, वहां से आप सर्किट हाउस जा सकते हैं, सिटी में जा सकते हैं। गेंडा सर्कल से लेकर अंबेडकर सर्कल तक पहुंचने में जो ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। सीधे यहाँ से कुछ ही मिनटों में ये दूरी हम तय कर पाएंगे। क्योंकि ब्रिज काफ़ी लंबा है इसलिए जगह जगह डाइवर्जन दिए गए हैं। ऊपर चढ़कर आने की भी व्यवस्था की गई है, नीचे उतरकर जाने की भी व्यवस्था की गई है। यानी ट्रैफिक की जो समस्या सालों तक झेली है, हो सकता है अब उससे निजात वडोदरा शहर के लोगों को मिल सके। सुबह 8-9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो ट्रैफिक इस इलाके में होता है और शाम 5 बजे से 8 बजे तक का जो ट्रैफिक होता है जिससे हर कोई घबराता है, उससे शायद अब निजात मिल सकती है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस ब्रिज पर चकली सर्कल से यहाँ तक चढ़कर आने की व्यवस्था की गई है और जो वाहन चालक ऊपर आना चाहते हैं, ब्रिज पर चढ़ना चाहते हैं और मनीषा चौकड़ी डायरेक्ट जाना चाहते हैं, वो इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधे ऊपर चढ़कर आ सकते हैं। वहीं यहीं से थोड़ी सी दूरी पर एक अटैच रोड और दिया गया है जिससे आप नीचे उतर सकते हैं और वो करीब करीब मल्हार पॉइंट के पास आपको पहुंचा देगा। वडोदरा शहर का ओपी रोड एक शानदार पोश इलाका और वो अब शायद और शानदार दिख सकता है। यहाँ काफ़ी सारी समस्याओं को इतने सालों तक सामना किया ही है हमने, लेकिन अब शायद उस समस्या से निजात मिल सकती है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि वडोदरा में इतने लंबे फ्लाईओवर ब्रिज की ज़रूरत थी कि नहीं थी। वो तो अब जब ब्रिज का इस्तेमाल शुरू होगा और कितना फ़ायदा होता है, कितना ट्रैफिक से आज़ादी मिलती है, उस पर निर्भर है। लेकिन फ़िलहाल ब्रिज बनकर तैयार है और पिछले कई वक्त से हर वडोदरा वासी जो जानना चाहता है वो यही है कि ब्रिज कब खुल रहा है। तो ब्रिज 25 दिसंबर को खुल रहा है। बोर्ड आप देख पा रहे हैं कोर्ट बिल्डिंग। अगर आपको जाना है दिवालीपुरा, आपको अगर अकोटा जाना है डिमार्ट की तरफ, या आपको जाना है सर सयाजीराव नगर गृह, तो आपको यहाँ से आगे चलकर उतरना है। इस तरह के बोर्ड भी लगाए गए हैं, डाइवर्जन के बोर्ड भी दिए गए हैं ताकि वाहन चालक अपना रास्ता चूक ना जाए, क्योंकि अगर आप एक बार चूके तो आप सीधे मनीषा चौकड़ी पहुंच जाएंगे। वडोदरा शहરની અંદર સૌથી લાંબો ફ્લાયઓવર એટલે કે ગેંડા સર્કલથી મનીષા 4 રસ્તાનો ફ્લાયઓવર એ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો। એનું કામકાજ 5-6 વર્ષ પહેલાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે આ ફ્લાયઓવર એ બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે અને તારીખ 25મીએ આ ફ્લાયઓવરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે। તારીખ 25મીએ દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીજીનો જન્મદિવસ છે, ત્યારે આ બ્રિજને અટલ બ્રિજ નામ સાથે જોડીને તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે। આ બ્રિજ એ ઘણી બધી ખાસિયત ધરાવતો બ્રિજ છે। આ બ્રિજ એ વડોદરા શહેરનો અને ગુજરાતનો કદાચ સૌથી લાંબો ફ્લાયઓવર 3.5 કિલોમીટર લાંબો ફ્લાયઓવર છે, જેની અંદર જે 40 મીટરનો રિંગ રોડ છે અને જ્યાં ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિ ખૂબ સર્જાતી હતી। કદાચ ગેંડા સર્કલથી મનીષા 4 રસ્તા સુધી પહોંચવા માટે 25 જેટલી મિનિટ લાગતી હતી। આ ફ્લાયઓવર બની જવાના કારણે આ સમયગાળો માત્ર 5 મિનિટનો થઈ જશે। એટલે એવું કહી શકાય કે લોકોની 20 મિનિટની અવર જવરની બચત, એની સાથે પેટ્રોલ ઈંધણની પણ હજારો નાગરિકોની બચત આ ફ્લાયઓવર બનવાથી થવાની છે। આ ફ્લાયઓવરની અંદર રોજના એવું કહી શકાય કે એની વેસિનિટીમાંથી 6 લાખ લોકો ડેલી એવરેજમાં પસાર થતા હતા। જ્યારે આ ફ્લાયઓવર બનતો હતો ત્યારે અનેક હાલાકીનો સામનો નગરજનોએ કરવો પડ્યો છે।
પરંતુ છેલ્લા 10 મહિનાની અંદર જે ગતિએ કોર્પોરેશને કામ લઈને આ ફ્લાયઓવર ખૂબ ઝડપથી બનાવ્યો છે. આ ફ્લાયઓવરની વિશેષતાઓમાં આ ફ્લાયઓવરના પિયર પ્રોટેક્શન સહ ગાર્ડનિંગ અને આ ફ્લાયઓવરની ઉપર પણ ગાર્ડનિંગ કરવામાં આવ્યું છે, જે આની ખાસ વિશેષતા છે. ફ્લાયઓવરની નીચે પણ ગાર્ડનિંગની સાથે એવું કહી શકાય કે પેવ્ડ બ્લોકની અને પાર્કિંગની પણ સિસ્ટમ આ ફ્લાયઓવરની નીચે અને જે સાઈડના અપ એન્ડ ડાઉન રેમ્પ છે એની નીચે આખી પાર્કિંગની વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરવામાં આવનાર છે. આ ફ્લાયઓવર મલ્ટી કલરથી રંગવામાં આવશે નીચેથી. એકવાર ઉપરથી જતા વાહનો શરૂ થઈ જશે, જેથી નીચે કાર્પેટનું કામ કરવું, કલરનું કામ કરવું, પેવ્ડ બ્લોકનું ફિનિશિંગ કરવું, આ તમામ કામગીરી ખૂબ સરળતાથી થઈ જાય એના માટે ફ્લાયઓવરનું ઉદ્ઘાટન ગણતરીના દિવસમાં એટલે 3-4 દિવસની અંદર જ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરતાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગઈકાલે રાત્રે એનું કન્ફર્મેશન આપ્યું છે અને એટલે જ આ ફ્લાયઓવર તારીખ 25મીએ પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીજીના નામ પર આપીને અટલ બ્રિજ નામ આપીને ફ્લાયઓવરનું ઉદ્ઘાટન માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે તારીખ 25મીએ બપોરે 2:30 કલાકે રાખવામાં આવ્યું છે. એની સાથે જ્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રી વડોદરા આવી રહ્યા છે ત્યારે વડોદરા શહેરની મધ્યની અંદર વડોદરા શહેરનો ઐતિહાસિક વારસો ગણાય વડોદરા શહેરનું એક હેરિટેજ બિલ્ડિંગ એવું ન્યાય મંદિર બિલ્ડિંગ પણ હવે કોર્પોરેશનને એ દિવસે હસ્તાંતરિત થવાનું છે, મળવાનું છે અને સિટી હેરિટેજ મ્યુઝિયમ બને આ દિશાની અંદર આ બિલ્ડિંગનું હસ્તાંતરણ કોર્પોરેશનને એ દિવસે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં થવા જઈ રહ્યું છે. એની સાથે વડોદરા શહેરની અંદર સમા વિસ્તારની અંદર જ્યાં મોટો ફ્લેગ લાગ્યો છે એ ગાર્ડનનું પણ લોકાર્પણ એ દિવસે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે કરવાનું છે. ત્યાં વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષો જેમાં બીલીપત્ર, પુત્રજીવા, રૂખડો, સિંદૂરી, અરડુસી 81 પ્રકારના 785 જેટલા વૃક્ષોનું પ્લાન્ટેશન થઈ ચૂક્યું છે. વિવિધ સુગંધિત ફૂલો અને વિવિધ પ્રકારના પામ ટ્રી આ વગેરેનું પ્લાન્ટેશન પણ એમાં કરવામાં આવ્યું છે. એક વિશેષ પ્રકારે આ ગાર્ડનની અંદર સ્વસ્તિક વન પણ ઊભો કરવાનો, અર્બન ફોરેસ્ટ ઊભો કરવાનો કોર્પોરેશને એક સુંદર મજાનું આયોજન પણ કર્યું છે અને એ ત્યાં પૂરું પણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે એ દિવસે આ ગાર્ડનનું પણ સમા તલાવ પાસેના આ ગાર્ડનનું પણ લોકાર્પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે જ એનું પણ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે. दिल्ली में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के मौके पर संसद भवन परिसर में मिलेट्स यानी बाजरे का स्पेशल भोज आयोजित किया गया. इस खास भोज में पीएम मोदी समेत तमाम सांसदों ने मोटे अनाज से बने विशेष व्यंजनों का स्वाद लिया. दिल्ली के संसद परिसर में सांसदों के लिए विशेष मिलेट्स लंच आयोजित कर देश दुनिया में मिलेट्स यानी बाजरे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की गई. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस अवसर पर सभी का स्वागत किया. पीएम मोदी की पहल तथा भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, जिसे देश भर के साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा. खास बात यह है कि इसकी तैयारियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोरों पर चल रही है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलेट्स की मांग और स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से इसके विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए सभी के साथ मिलकर अनेक कदम उठा रहा है. वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर का कहना है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि हमारे प्राचीन पोषक अनाज को भोजन की थाली में पुनः सम्मानजनक स्थान मिले. यह उत्सवीय वर्ष मनाने की पूर्व तैयारी के मद्देनजर मिलेट से बने स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ संसद परिसर में सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सानिध्य में मंत्रियों, सांसदों सहित दोनों सदनों में विभिन्न दलों के नेताओं ने मिलेट्स के स्वाद का अनुभव किया. लंच में भारतीय पोषक अनाज से बनाए गए विभिन्न प्रकार के शानदार व्यंजनों
को प्रदर्शित करने के लिए क्यूरेटेड विलेंट्स आधारित बुफे के तहत कई आइटम्स परोसी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए नजर आए।